चलो आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीवीटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन है उसको, जो अपडेटेड है एज पर न्यू सिलेबस। तो आज हम जो है, जो हमारा पहला मॉडल है डीसी जनरेटर, उसका पहला पार्ट हम देखेंगे। हम इसको क्या कर रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन के सेट बना रहे हैं। तो इस तरीके से इसके कुछ 50 क्वेश्चन है, तो 5 इसके पार्ट बनेंगे इस मॉडल के। तो वीडियो भी छोटा रहेगा और आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। हम इस मॉडल के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 10। तो ये जो क्वेश्चन है, ये भी जो आपका आने वाला सीबीटी एग्जाम है आईटीआई का इलेक्ट्रिशियन का, उसके अंदर ये पूछे जाएंगे। और आईटीआई होने के बाद जो आप अप्रेंटिसशिप करोगे, तो अप्रेंटिसशिप के अंदर भी यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को हमको याद करने से बेहतर है कि हमको समझ में आना चाहिए। अगर हमको यह क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इसको लाइफ टाइम तक इसको याद कर पाएंगे। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि इस कॉन्सेप्ट को हम समझें और इसको हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश भी करेंगे, जिससे आपको इनको याद करने में आसानी हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब यहाँ पर बेसिकली पूछा ये गया है कि हम 2 जनरेटरों को पैरेलल में कनेक्शन क्यों करते। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर अगर कोई एक जनरेटर के ऊपर हम डिपेंडेंट है और अगर वो खराब हो जाता है या फिर वो मेंटेनेंस में चला जाता है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी बंद रखना पड़ेगी। तो वो बहुत सारा लॉस होगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि 2 जनरेटर को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर एक खराब भी होता है तो एक के ऊपर हमारी जो सर्विस है वो कंटिन्यू चालू रहे। इस वजह से हमको जो मेन पर्पस है इनको पैरेलल ऑपरेशन का, वो है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमको कंटिन्यू मिलती रहे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके भी आपको 2 मार्क बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर जो मार्क किया गया है, ये अंकित किया गया है जो 1 से, इस पार्ट का नाम क्या है, ये सवाल हमको पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, पोल शू। ये इसका राइट आंसर रहेगा। देखो इस तरीके से जो अपना डीसी जनरेटर के अंदर पोल आता है, उसका जो नीचे का भाग होता है, जैसे ये अभी इसका नीचे का भाग है, तो इसको हम बोलते हैं शू, जो पोल के बिल्कुल ही नीचे लगा हुआ होता है। जैसे हमारे पैरों के सबसे नीचे क्या होता है, शूज होता है, बरोबर, और ये आगे से फैला हुआ होता है। उसी तरीके से पोल का जो शू है वो भी कैसा होता है, फैला हुआ होता है। ये क्यों फैला हुआ होता है, ताकि हमारे पैर को होल्ड कर सके। और ये क्यों फैला है, ताकि इसके ऊपर की जो वाइंडिंग है ये उसको होल्ड कर सके। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाया है एक्स के द्वारा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पोल शू। तो इसकी मदद से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। मतलब 4 पोल वाले डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ रहेंगे। तो देखो यहाँ पर डुप्लेक्स जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो हमारा पोल होता है उसको हम गुना कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर कितने पोल, 4 है। तो 4 पोल को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे को कितना मिलेगा आंसर, पैरेलल पाथ का 8। तो 8 यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। तो ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसेड आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब आर्मेचर के अंदर वोल्टेज उत्पन्न होता है, वही वोल्टेज जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोड की तरफ जाना चाहिए। अभी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसा रहेगा, IA गुना RA। वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालते हैं, करंट गुना रेजिस्टेंस। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहेगा आर्मेचर का, तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएंगे। समझो ये अगर 250 वोल्टेज उत्पन्न करता है और अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से 200 वोल्टेज इसके अंदर ही ड्रॉप हो जाते हैं, तो जो बचे हुए 50 है वो 50 ही वोल्टेज लोड को मिलेंगी, है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम रखते हैं, ताकि इसके अंदर जो वोल्टेज कम ड्रॉप हो और अधिकतर वोल्टेज कहाँ पर मिले, लोड को। लोड पे हम जो भी चीज लगाएंगे, लाइट, पंखा, कोई भी मशीन, तो उसको अधिकतर वोल्टेज यहाँ पर मिले। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है उसको कम रखते हैं, जिसके कारण आर्मेचर का जो वोल्टेज वो ड्रॉप हो। तो बी जो है हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। मतलब बड़े डीसी जनरेटर में प्रति पूरक वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है, यह पूछा गया है। तो इसको समझने के लिए हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आर्मेचर रिएक्शन किसको कहते हैं, है ना। आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, जब आर्मेचर के अंदर भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं और उसके द्वारा उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो मुख्य मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, विकृत कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, है ना। मतलब उसको वो थोड़ा बहुत भटका देगा। तो उसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको नहीं होने के लिए क्या करते हैं हम कि आर्मेचर के श्रेणी में ही एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग यहाँ पर लगा देते हैं। और ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर जो करंट का प्रवाह होता है वो इसके उल्टा होता है, ताकि जो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो काम बढ़ाएगा वो ये उसको वापस रिकवर कर सके, है ना।
तो बताने का मतलब ऐसा, अगर आप साइकिल पे जा रहे हैं और अगर बहुत ही तेज हवा चल रही है तो आप थोड़ा इधर के साइड बैलेंस बना के चलेंगे ताकि आप गिर ना जाओ। तो उसी तरीके से ये भी वो जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो प्रभाव करने वाला है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसके कारण आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन सी न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक अ लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग। मतलब बड़ी क्षमता वाले जनरेटर की जो बॉडी है जिसको हम योग बोलते हैं वो किस धातु से बनाई जाती है या फिर किस धातु का उपयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो रोलेड स्टील है उसका इस्तेमाल किया जाता है बड़ी क्षमता वाले जनरेटर की बॉडी को या फिर योग को बनाने के लिए। अब इसकी जो खासियत है कि जो रोलेड स्टील जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड सर्किट बनाने की जो क्षमता होती है जो जनरेटर के अंदर ज्यादातर होनी चाहिए तो वो भी बहुत ही अच्छी है। तो इस वजह से रोलेड स्टील जो है मजबूत होने के कारण और इतने सारे गुण होने के कारण बड़ी कैपेसिटी के जनरेटर की बॉडी या फिर योग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी रोलेड स्टील इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द फॉर्मूला फॉर द इफिशियंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की दक्षता का सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट है उसका टोटल जो आउटपुट मिला वो डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, इस तरीके से उसकी इफिशियंसी निकाली जाती है। और यहाँ पर इफिशियंसी का परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से गुना किया जाता है। अभी यहाँ पर देखो जैसे कोई जनरेटर है जिसने समझ लो 100 वोल्टेज वो आउटपुट दे रहा है, बरोबर। तो ये आउटपुट और ये आउटपुट 100 हो गया प्लस 20 वैट का इसका लॉस है ना, 100 वैट का आउटपुट है और 20 वैट का इसका लॉस है। तो इसका कुछ टोटल बन के आएगा 83% है ना, ये आएगा टोटल 83%। अब इसके अंदर अगर लॉस बढ़ जाता है, समझ लो हम ये 20 वैट लॉस था, 30 वैट अगर इसको हम कर देते तो ये कुछ लगभग आएगा 76% के आसपास। और अगर केवल 10 ही वैट लॉस होता है तब ये आएगा कुछ 91 या 90% के आसपास। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लॉसेज अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी इफिशियंसी भी कम हो रही है, काम करने की जो इफिशियंसी है वो कम हो रही है। और अगर लॉस कम हो रहा है तो इसकी जो काम करने की इफिशियंसी है वो भी बढ़ रही है। तो ये जो इसका फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मतलब एक स्वोत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर जो स्वोत्तेजित है यानी जिसको बगैर किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती, जो खुद ब खुद एक्साइटेड हो जाता है, मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है उसके कारण वो वोल्टेज उत्पन्न करना चालू कर देता है, इसको बोलते हैं हम स्वोत्तेजित या फिर सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये यहाँ पर क्या पूछा है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत क्यों है, बरोबर। अभी इसके ये जो पोल होते हैं, ये जो 4 पोल दिख रहे हैं, ये चारों पोल को जब हम चालू करेंगे तो चालू करने के बाद बंद करते हैं तो बंद करने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में मैग्नेटिज्म रह जाता है, बरोबर। तो जब हम इसको आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये कुछ ना कुछ मात्रा में इसके अंदर मैग्नेट होने की वजह से इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं और यही वोल्टेज के कारण फिर ये धीरे धीरे करके इनको भी वोल्टेज देता है और खुद भी वोल्टेज लेकर ये पूर्ण वोल्टेज लेके खुद ब खुद चालू हो जाता है। तो ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है अगर ये ही नहीं रहेगा इसके अंदर तो इसको आप कितना भी घुमाओ ये चालू नहीं होगा, है ना, या फिर ये वोल्टेज अपनों को उत्पन्न करके नहीं देगा। तो आपने छोटी मोटर देखी होंगी, उसके अंदर पहले से ही मैग्नेट रखे हुए होते हैं, बरोबर। इस तरीके से पोल या वाइंडिंग भी नहीं होती, उसके अंदर डायरेक्ट मैग्नेट ही होते हैं। तो उसको आप अगर घुमाओ तो बहुत ही जल्दी वोल्टेज उत्पन्न करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी तरीके के मैग्नेट नहीं रखे हुए होते। ये जो पोल होता है, जो आयरन की कोर होती है, इसके अंदर ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कुछ ना कुछ मात्रा में चुंबक जो इसके अंदर बचा हुआ रहता है, जिसके कारण ये वोल्टेज अपनों को उत्पन्न करके देता है बिना किसी बाहरी स्रोत की मदद लिए हुए। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड अप द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज का निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए कौन सा डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसके लिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जो गति होती है वो भी स्थिर होती है और जो वोल्टेज उत्पन्न करता है उसके कारण वो भी स्थिर होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमको जो है ये वर्ड याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का सॉल्यूशन लगा के उसकी परत चढ़ाई जाती है। जैसे हमने देखा है ना, किसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है, किसके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। तो वो परत जो है वो समान रूप से इसके ऊपर उसकी परत चढ़े, इसके लिए एक कांस्टेंट वोल्टेज इसको मिलना बहुत ही जरूरी होता है। वो कांस्टेंट वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? जिसकी कांस्टेंट स्पीड हो जनरेटर की। तो वो हमारा जो है शंट जनरेटर इसके लिए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग? मतलब आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अभी ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की एक खासियत है कि इसके जो पोल रहते हैं अपने वेल्डिंग वालों को तो देखा होगा, उनके जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन जैसे ही उसको शॉर्ट करते हैं तो उसके अंदर का वोल्टेज घट जाता है, मतलब बहुत ही कम हो जाता है और उसके अंदर का करंट बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो आर्क पैदा करने लग जाता है। तो ये काम केवल डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ही कर सकता है। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखे, बहुत ही जल्द वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें।